नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद्र बुलेटिन। मैं आपके साथ सागर पूनिया और आज हमारे साथ हैं सतीश पूनिया जी, जो कि राजस्थान से प्रदेशाध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि दो मुद्दे बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर पूरे देश में छाए हुए हैं। एक कृषि कानून और दूसरा बजट। जो इस बजट को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, कह रही है कि ये जो बजट है वो देश को बेचने वाला है। सतीश जी, सबसे बड़ा सवाल कि जो विपक्षी पार्टियां कह रही है कि जो बड़ा बजट आपने पेश किया कोरोना के बाद में, बड़ी आशाएं देश को थी, लेकिन देश को बेचने वाला बजट पेश कर दिया। ये तो वो खुद की बात खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि 50 सालों में उन्होंने देश को बेचा, इसलिए देश ने उनको नकार दिया। इसलिए देश के इतने बड़े लोकतंत्र के देश के बजट पे इस तरीके की प्रतिक्रिया किसी परिपक्व राजनेता के मुख से तो आ नहीं सकती। ये एक किस्म की हताशा है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया ने कोरोना का मुकाबला किया और उस जंग में जीतने वाला देश पहला भारत था। और ये सबको पता था कि कोरोना के कालखंड के बाद में जिस तरीके की आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया की हुई है, भारत भी अछूता नहीं है। उसके बावजूद एक सर्वस्पर्शी और समावेशी किस्म का बजट है, जिसमें श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और भौगोलिक रूप से देखें तो हर तबके को जोड़ने की कोशिश इसमें हुई है। बुनियादी विकास को भी एक तरीके से नया आयाम देने की कोशिश की है। बंगाल और असम के चाय बागान के बच्चों की और महिलाओं की सुरक्षा की बात इसमें कही गई है। स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा पैकेज आज तक नहीं हुआ। 137% की बढ़ोतरी किसी बजट में हो, तो मुझे लगता है कि पूरी समग्रता लिए हुए है और उनको आलोचना करनी है, वो बेशक करें। विपक्ष कह रहा है कि किसानों के लिए और जो आम आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं दिया आपने। देखिए, बजट के अंदर किसानों के लिए खासतौर पर एमएसपी को 1.5 गुना का करने का उद्देश्य जो सभी फसलों में किया है, एक बड़ा कदम है। दूसरा, जो 15 लाख से 16.5 लाख की लोन की लिमिट बढ़ाई है, वो अपने आप में बड़ा कदम है, मैं ये मानता हूँ। और सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए आज से नहीं, लगातार कोशिश करती रही है। पीएम किसान सम्मान निधि ये भारत की एक ऐसी, और केवल भारत की नहीं, दुनिया की किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, जिसमें अभी तक 1,15,000 करोड़ का ट्रांसफ़र 14 करोड़ किसानों को हुआ है। इसलिए ये आरोप, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से लेके और आज पीएम किसान सम्मान निधि तक, ये भारत की सरकार ने मोदी जी से लेके और वाजपेयी जी से लेके मोदी जी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए कांग्रेस को तो कोई हक नहीं है कि वो किसानों की बात करे। सड़कों पर जो किसान बैठे हैं, फिर वो क्यों बैठे हैं? यदि केंद्र सरकार इतना किसानों के लिए कर रही है, तो आज सड़कों पर किसान क्यों बैठे? भारत में 60 करोड़ लोग खेती और उससे जुड़े हुए उद्योग धंधों पर निर्भर हैं। 60 करोड़ एक बड़ी तादाद होती है, और जो दिल्ली में बैठे हैं वो चंद लोग हैं, और उसमें किस किस्म के लोग हैं ये 26 जनवरी को पता लग गया। कृषि शेष लगाया गया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, वो क्या है, कुछ समझाएंगे? देखिए, कंज्यूमर्स पे इस पर कोई भार नहीं होगी, सरकार इसकी व्यवस्था करेगी और उसमें एक्स्ट्रा कोई कंज्यूमर्स पे कोई भार नहीं पड़ने वाला। सरकार अपने बजट के भीतर उसका प्रावधान करके उस सेस को कृषि में ट्रांसफर करेगी। तो लगातार कृषि कानूनों को जो 70 दिन से ज़्यादा हो गया, क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बीच का समझौता निकाल के जो किसान वहाँ पर बैठे हैं उनको घर वापस भेजा जाए? देखिए, घर जाना नहीं जाना ये तो उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन भारत की सरकार ने कम से कम 1 दर्जन बार वार्ता की है, पूरी दुनिया ने जिसको देखा है। सरकार एमएसपी पे लिख के देने के लिए तैयार है, सरकार 1.5 साल के लिए डेफर करने के लिए तैयार है। तो सरकार ने पूरी उदारता से और पूरी गंभीरता से इस पूरे मसले के सार्थक और सकारात्मक समाधान की बात की, और सरकार आज भी संकल्पित है। पूनिया जी, लगातार केंद्र सरकार हो या भाजपा हो, लगातार ये कह रही है कि जो सियासी पार्टियां हैं वो किसानों के कंधों पर बंदूक रख के चला रही है, उनको बरगला रही है। तो क्या ये भाजपा की असफलता नहीं माने कि वो किसानों को समझाने में असफल रही और कांग्रेस पार्टी जो है बरगलाने में सफल रही? नहीं, मैंने कहा ना, सफल हुई है। देश के 60 करोड़ लोग जब समझ चुके हैं और केवल 20,000 लोग नहीं समझे, तो इस समझ का फ़र्क है। पार्टी ने अपनी तरफ से, किसान तो राजस्थान में भी हैं, और राजस्थान में भी करोड़ों किसान हैं, क्यों नहीं गए दिल्ली? किसान इसको समझे हुए हैं। ये तो वही लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिनको अराजकता फैलानी है। आप एक किसान पुत्र हैं, आप किस तरीके से ये जो बिल है उनको सही देखते हैं, और जो राजस्थान के किसान है उसको किस तरीके से बताएंगे कि ये ठीक है सर आप लोगों के लिए, और आने वाला भविष्य में इससे दोगुनी आय आपकी होगी? देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। हमारे यहाँ की खेती है बोना, काटना और बेचना। पारंपरिक खेती होती थी, खेती में नवाचार नहीं थे। यही देश है, ये प्रदेश है जहाँ यूरिया के लिए लाठी डंडे होते थे। आज नीम कोटेड यूरिया आने से उसका लाभ हुआ है। ये बिल आए हैं तो ये बिल बीज से लेके बाजार तक की व्यवस्था करते हैं। आज राजस्थान में किसी एक हिस्से में चना ज़्यादा होता है, और पहले उस पर पाबंदी थी कि हरियाणा में बेच नहीं सकता था। आज जालोर का व्यक्ति गुजरात में फसल नहीं बेचता था। आज उसको खुला आकाश मिला है, खुला बाजार मिला है, उसको जहाँ कीमत ज़्यादा मिलेगी वहाँ जाएगा।
तो इसलिए जितने प्रावधान हैं, एमएसपी की गारंटी सरकार दे रही है, एपीएमसी मंडियां चालू करने की बात सरकार कर रही है, और उन्हीं मंडियों की स्ट्रेंथन मजबूती के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। इसलिए सरकार की नीयत में कहीं खोट नहीं है। इसका आश्चर्य यह है कि 2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये तमाम बातें हैं। इसके लिए कमलनाथ की समिति ने सारी बातें कही हैं, भारत का नीति आयोग ये सारी बातें कहता है। तो विरोध किस बात का है? ये विरोध सिर्फ राजनीतिक विरोध है, एक दबाव बनाकर सरकार को नीचा दिखाना, मोदी जी को बदनाम करना। इस विरोध का सिर्फ एक एजेंडा है कि भारत की ताकत को कमज़ोर करना। इसमें और भी किस्म के लोग शरीक हुए हैं, जो समय आने में पता लग जाएगा। इससे पहले हम आपसे मिले नहीं है 26 तारीख के बाद में, तो 26 जनवरी को जो घटना हुई दिल्ली के अंदर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लोकतंत्र में विरोध और असहमति लोकतंत्र के एक हिस्से हैं, जायज़ हिस्से हैं, जहाँ पर बात कही जाती है। आंदोलन भी उसका हिस्सा है। लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ, उसमें किसी किस्म की हिंसा का या तिरंगे के अपमान का भारत की सरकार से लेके लोकतंत्र कहीं इजाज़त नहीं देता है। भारत के लिए अफसोसजनक था, दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसको पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए 26 तारीख की जो घटना हुई, वो किसी नज़रिए से कोई उसके बारे में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देगा। निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस दावा कर रही है कि 50 से ज़्यादा बोर्ड बनाएंगे, और आप इधर दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादा बोर्ड बनेंगे। नहीं, हम तो दावा नहीं कर रहे। जो अंध आदमी बता देगा कि राजस्थान में 90 निकायों में चुनाव हुए, उसमें 71 में कांग्रेस पार्टी आ रही है। अभी तक का ट्रेंड ये है कि जो सत्ताधारी दल है वो जीतता है या सत्ताधारी दल हार रहा है। उनकी हार हमारी बड़ी जीत है। दूसरा जो फिगर है, उसमें 24 नगर परिषदों में, निकायों में हम लोग जीते हैं, वो केवल 19 में जीते हैं सरकार होने के बाद। राजस्थान में इस तरीके का चुनाव परिणाम पहली बार आया कि विपक्ष को बढ़त मिली और सत्ताधारी दल को उसमें पीछे रहना पड़ा। पिछली बार एक दो जगह की सर ये आप बात करें कि अलग डूंगरपुर बीटीपी के विधायकों कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर बोर्ड बना लिया, क्या इस बार में मंडावा में वो स्थिति बन रही है? वहाँ पर भी आप बोर्ड इस तरीके से बनाएंगे कांग्रेस के साथ मिलकर? देखिए, ये तो साबित हो गया कि इन निकाय के चुनाव में बहुत लोग पार्टी की सीमाओं को क्रॉस करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। उनकी अपनी प्रतिस्पर्धा होती है, छोटे वार्ड है, उनको जीत मिलती है। इसलिए स्थानीय समीकरण क्या कहते हैं, वहाँ की हमारी यूनिट क्या समझौता करती है, हम उन पर छोड़ते हैं। हमने प्रदेश की तरफ से कोई रूलिंग उनको दी नहीं है। सतीश जी, लेकिन जो विचारधारा की बात करते हैं, क्या ये विचारधारा के उलट नहीं है कि दो जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा मिलकर यदि बोर्ड बनाने लग जाएगी तो आम जनता का क्या होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि ये सारे सियासी वहाँ के हालात पर निर्भर करते हैं। उनको डिक्टेट नहीं कर सकते, न कांग्रेस कर सकती, न बीजेपी कर सकती। नहीं तो हम लोग टिकट के लिए भी कंपल्शन कर सकते हैं। किसी ज़माने में टिकट पे चुनाव होते नहीं थे, अब ये सिंबल पर चुनाव होते हैं, तो ये परिस्थिति पैदा हुई है। बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव सिंबल पे नहीं होते, न लोकल बॉडीज़ के होते हैं, न पंचायती राज के। राजस्थान में होते हैं, इसलिए ये बात खड़ी होती है। और इस चीज़ को मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सिंबल पे चुनाव होने के कारण जो छोटी महत्वाकांक्षाओं के लोग हैं, पार्टी की लिमिट को क्रॉस करते हैं। उसमें कुछ के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई होती है, कुछ के खिलाफ नहीं होती है। लेकिन मिलकर चुनाव लड़ना और चेयरमैन बनाना, वहाँ की पब्लिक का भी अपना इंटरेस्ट होता है और वहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, वो उन पर छोड़ते हैं। 17 जो पार्षद है एनसीपी के, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, और अब जो प्रदेशाध्यक्ष है उमेश सिंह चंपावत जी, उन्होंने व्हीप जारी कर दी। अब आगे क्या? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो पहली बात तो वो सारे लोग कांग्रेस से नाराज और निराश थे। ये इस बात का उदाहरण है कि राजनीतिक तौर पर भी अब कांग्रेस उन लोगों की पसंद भी नहीं रही जो दल बदलना चाह रहे हैं। वो हमारे साथ आए, हमने उनका स्वागत किया है। बाकी संवैधानिक इसमें क्या होगा, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो 17 के 17 लोग आए हैं। और एनसीपी का अपना कोई नेटवर्क नहीं था, वो तो कांग्रेस से और स्थानीय लोगों से नाराज एक वर्ग था जिसने एनसीपी का चुनाव चिन्ह लिया था। वो कोई एनसीपी के कमिटेड वर्कर कभी नहीं रहे। कल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल साहब का स्टेटमेंट हम सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि मैं घर में हिंदू हूं, बाहर सेक्युलर हूं, और एनएसयूआई जो चंदा इकट्ठा कर रही है राम मंदिर के नाम से, उसका मुझे नहीं पता, और मेरे से भी मांगा गया लेकिन मैंने मना कर दिया। आपका क्या प्रतिक्रिया? इसमें कौन सी बहादुरी है कि राम मंदिर के लिए किसी ने अंशदान मांगा और उन्होंने मना कर दिया? ये कोई वीरतापूर्ण काम तो था नहीं। भगवान राम सबके आराध्य हैं, वो केवल बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है। बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने खुले दिल से उसमें अंशदान दिया है। भगवान राम का मंदिर जीवन में पहली बार बनेगा, तो लोगों ने अपनी आस्था से भी ज़्यादा बढ़ के उसमें अंशदान किया है। तो ये जो इस पर सियासी बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि अल्प बुद्धि के लोगों जो ऐसी चर्चा करेंगे। कल अशोक गहलोत साहब से जब बजट पर सवाल पूछा गया तो बोलने से उन्होंने भी मना कर दिया। नहीं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनको मोदी जी का विरोध करना होता है और भारत की सरकार का विरोध करना होता है। उसके अलावा इस बजट में आलोचना के लायक कुछ था ही नहीं, इसलिए ठीक किया उन्होंने नहीं बोले।
ये थे हमारे साथ सतीश पुनिया, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कृषि कानून है वो आम जनता के लिए और आम किसानों के लिए किस तरीके से फायदेमंद होंगे और जो मोदी सरकार का वादा है आय दुगुनी करने का वो जल्दी पूरा होगा। लगातार बने रहिए हमारे साथ मरुधर बुलेटिन पे। कैमरामैन श्रीराम के साथ सागर चौधरी।